मेरा नाम मरियम है। मैं बहुत ही खूबसूरत थी। जब मेरी शादी की उम्र हुई तो मेरे लिए कुछ रिश्ते आने लगे, जिसमें से एक रजा नामी लड़के का रिश्ता माँ बाप को बहुत पसंद आ गया और बात आगे बढ़ने लगी। मुझे लड़के की तस्वीर दिखाई तो मुझे लड़का बहुत अच्छा लगा। मैं तो फिर मशरकी लड़की थी ना, सर हिला दिया और कहा कि हाँ, जैसी आपकी मर्जी। घर वालों ने शादी पक्की कर दी। शादी की वही तैयारियां, शोखियां, नए नए जज्बात और हर तरफ खुशी का माहौल था। मेरे दिल में इससे पहले कोई भी मर्द नहीं आया था, इसीलिए जो मर्द मेरे माँ बाप ने मेरे लिए पसंद किया, मैंने उसे ही अपने दिल का मेहमान बना लिया था। मुझे रजा से शादी से पहले ही मोहब्बत हो गई, यानी कि उन दिनों में जब हमारी शादी की तैयारियां हो रही थी और मैं हर ख्वाब उसी के साथ सजाने लगी। मैं जब भी आंखें बंद करती, उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने आ जाती और फिर हमारी शादी हो गई। सब कुछ नया नया था, एक अजीब सा तजस्सुस था, एक दूसरे की अलग अलग बातें, नई नई हरकतें। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास भी बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो रवायती सासों जैसी बिल्कुल भी नहीं थी। मेरा बहुत ज्यादा ख्याल कर रही थी। सबने कहा था कि बस 1 महीने की इज्जत है, इसके बाद तो तुम्हारा बुरा हाल करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने मुझे ही अपनी बेटी बना दिया और मेरा बहुत ख्याल करने लगी। रजा पहले घर देर से आता था, लेकिन मुझसे शादी हुई तो वो टाइम से घर आ जाता था। हम लोगों ने अपने कमरे में ही अपनी दुनिया बसा ली थी। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। वो मेरे लिए कोई न कोई खाने पीने की चीज जरूर लाता। फिर हम रात को बैठकर फिल्म देखते और फिर एक साथ बहुत अच्छा वक्त गुजारते थे। ऐसा लगता था कि मैं अपना कोई ऐसा ख्वाब देख रही हूँ जिसको देखने के लिए मैंने अपने आप को कभी काबिल ही नहीं समझा था। लेकिन अब मुझे खुशी थी कि वो ख्वाब ही मेरी जिंदगी बन गया था। वो छोटी छोटी बातों का ख्याल करता था। अगर मैं सर झुका के उसके पास से गुजर जाती तो वो मुझे पकड़ लेता और कहता कि ऐसे क्यों गुजरी तुम मेरे पास से, तुमने मुझे देखा क्यों नहीं, कहीं तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना मेरी जान। उसकी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती थी। उसको सुनते रहने का दिल करता था। अरेंज मैरिज में भी ऐसी मोहब्बत हो गई थी कि जैसी शायद लव मैरिज में भी ना होती। इसलिए मैं बहुत खुश थी। अपनी सब दोस्तों कजनों को बताती थी कि रजा बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। उनको मैं अपनी सारी बातें बता दिया करती थी कि आज हम लोगों ने ऐसे एक दूसरे के साथ वक्त गुजारा। वो मुझसे थोड़े से खफा हो गए, फिर मैंने उनको मनाया। मैं उनको हर बात बता देती थी। एक दोस्त कहती थी कि ऐसी बातें सबको नहीं बताते, पर मेरा दिल ही नहीं भरता था। मैं अगर रजा से दूर रहती, अपने घर आती तो रजा की बातें करने के बहाने ढूंढती रहती थी। बस इसी तरह मुझे खुशी मिलती थी। पर सच कहते हैं कि नजर लग जाती है, और नजर लग गई। एक दिन मैंने जिद की कि मुझे मेरे मायके जाना है। उन्होंने कहा कि आज नहीं कल चलेंगे, पर मैंने कहा कि नहीं, मेरा दिल कर रहा है। असल में मुझे मेरे बाबा को सालगिरह का सरप्राइज देना था, लेकिन ये बात मैं रजा को भी बताना नहीं चाहती थी कि कहीं वो मुझसे पहले न बता दें। सो जिद करके मैं उनको अपने साथ ले गई। हम लोग रात के टाइम मेरे घर की तरफ जा रहे थे। 12 बजने में आधा घंटा बाकी था। मैं ही उनको बार बार कह रही थी कि जल्दी चले, जल्दी चले, 12 बजे से पहले पहुंचना है। जब सामने से एक बड़ा टेम्पर हमारी तरफ आया और उसने हमें टक्कर मारी। रजा से गाड़ी बेकाबू हो गई। उन्होंने ऐन वक्त पे अक्ल का इस्तेमाल किया और मुझे गाड़ी से बाहर धक्का दे दिया। मैं सड़क की साइड पर लगी घास के ऊपर गिरी और मौजाती तौर पर मेरी जान तो बच गई, लेकिन रजा को बहुत ज्यादा चोटें लगी। उनका सर मेरी गोद में पड़ा था। वो मुझे देख रहे थे और मुझे पता था कि शायद हमारा बुरा वक्त आ गया है, पर वो मेरे आंसू साफ करते हुए कह रहे थे कि कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी जान परेशान नहीं होना, कुछ नहीं हुआ। आसपास कोई भी नहीं था जो हमारी मदद कर सकता। सर्दियों में रात 12 बजे सड़कों पे ज्यादा लोग नहीं होते। हमारे फोन कहाँ थे मुझे नहीं पता था। फिर वहाँ से एक ट्रक वाला गुजरा तो उसने हमारी मदद की, लेकिन जब हम अस्पताल पहुँचे तो डॉक्टर ने बताया कि आपका शोहर तो शायद रास्ते में ही इस दुनिया से रवाना हो गया है। ये सुनकर मैं हैरान रह गई।
मेरी आंख से एक आंसू नहीं टपका, बस मैं पत्थर बनी बैठी रही। मेरे माँ बाप भी वहां पर पहुंच गए, उनको भी सब कुछ पता चल गया था। मेरी सास के सामने मैं अपने शोहर का हाथ पकड़कर घर से निकली थी और उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा था कि बेटा रात बहुत हो गई है, ख्याल करना। अब मैं उनको क्या जवाब देती कि उनका बेटा इस दुनिया से जा चुका था। ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ था। अगर मैं उसको घर से लेकर ना निकलती और आधी रात के वक्त हम लोग उस सड़क पर ना जाते जहाँ पर रात को हैवी ट्रैफिक होती थी, तो शायद ये सब कुछ ना होता। मेरी शादी को तो ज्यादा अरसा नहीं हुआ था और मेरे साथ ये सब कुछ हो गया था। मैं इद्दत में थी, तभी मेरे माँ बाप ने मेरे लिए दूसरा रिश्ता तलाश कर लिया। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द दूसरी शादी हो जाए तो अच्छा है, नहीं तो मामलात और भी खराब हो सकते हैं। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी। मुझसे किसी ने नहीं पूछा, रिश्ता तय कर दिया। पहले भी किसी ने नहीं पूछा था, पर पहले बात और थी, अब बात और थी। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें घर नहीं बिठा सकते। तुम अभी कह रही हो कि मैंने शादी नहीं करनी, तो ठीक है, नहीं करवाते, लेकिन साल बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद तो शादी करनी है, तो फिर अभी कर लो तो अच्छा है। जितनी जल्दी शादी हो जाएगी उतना अच्छा है बेटा। बहुत से मामलात होते हैं, तुम ऐसी बातों को नहीं समझती। उन्होंने जबरदस्ती मेरी शादी शफीक नामी एक आदमी से करवा दी। उसकी भी पहले शादी हुई थी, लेकिन उसकी बीवी 1 महीने बाद ही उसे छोड़कर चली गई थी। वो लोग कहते थे कि लड़की का किसी और के साथ चक्कर था, इसलिए ये सब कुछ हुआ। बीच की बात क्या थी उसका हमें नहीं पता, पर मेरे माँ बाप ने मेरी शादी फौरन उससे करवा दी। मैं हैरान रह गई कि ये जब बेटियों की शादी हो जाती है तो क्या वो माँ बाप पर बोझ बन जाती हैं, जो उन्होंने इतनी जल्दी मेरा मामला रफा दफा करवा दिया और कहा कि एक बेवा बेटी का बोझ हम नहीं उठा सकते। किस तरह से गुजारा होगा, लोग बातें करेंगे। लोगों की बातों से बचने की खातिर उन्होंने मुझे एक अनचाहे रिश्ते से बांध दिया। शादी की रात में शफीक को मैंने कह दिया कि मुझे कुछ वक्त की जरूरत है। आपको तो पता है कि मुझे थोड़ा सा भी वक्त नहीं दिया गया। कितनी जल्दी में मेरी आपके साथ शादी करवा दी गई है। उस टाइम तो उसने कह दिया था कि कोई मसला नहीं है, जैसा आपको बेहतर लगे। हमारी शादी हुई है, कोई पल दो पल का साथ तो नहीं है, जिंदगी भर का साथ है। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता वो कुढ़ने लगा था, जलने लगा था। वो कहता था कि तुम मुझे वक्त नहीं देती, मेरे बारे में नहीं सोचती, बस अपने ख्यालों में गुम रहती हो। रात होती तो मुझे मेरी साबका शौहर की याद आती थी और मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। मुझे लगता था कि शफीक सो रहा है और मैं रोती रहती थी। मुझे रोने से सुकून मिलता था, दिल हल्का हो जाता था। लेकिन सुबह सुबह उसने कह दिया कि सारी रात जो रोने में गुजार देती हो, एक नजर मेरी तरफ भी देख लिया करो। मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। मुझे नहीं पता था कि वो जाग रहा होता है। वो तो यही समझेगा ना कि मैं अपने पुराने शोहर से इतनी मोहब्बत करती थी कि अब उसकी याद में रो रही हूँ, और इसमें कोई झूठ भी नहीं था। पर मेरी माँ ने कहा था कि अपने मौजूदा शोहर के सामने पुराने शोहर का नाम भी ना लेना। ये बात मर्दों को बहुत नागवार गुजरती है, और एक बात पर तो शफीक भी हक पर था कि उसने मेरे सामने कभी भी अपनी साबका बीवी का नाम नहीं लिया था। ये नहीं कहा था कि वो तुमसे ज्यादा अच्छी थी या खूबसूरत थी या जो भी। उसने तो उसके नाम का पहला हर्फ भी नहीं बोला था। कहा तो मैंने भी कुछ नहीं था, लेकिन मेरी हरकतें सब कुछ कह जाती थी। मैं बार बार रोती थी, कहीं खो जाती थी। अचानक से मुझे रजा की याद आ जाती। मैंने उससे मोहब्बत की शादी नहीं की थी, लेकिन मोहब्बत की थी। शादी के बाद मोहब्बत की थी, और शायद वो मोहब्बत वैसी ही थी जैसे बाकियों की मोहब्बत होती है। वही मोहब्बत जो इस माशरे में बदनाम है, वही मोहब्बत जो बड़े बड़े तूफान बर्पा कर देती है, और वही मोहब्बत जो अब मेरे लिए खुद एक तूफान बनकर मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रही थी। अगर मेरे माँ बाप ने मुझे थोड़ा सा वक्त दिया होता तो शायद मेरे हालात बेहतर होते, पर उन्होंने मेरी शादी बहुत जल्दी करवा दी। मुझे संभलने का वक्त ही नहीं दिया, और अब मैं एक ऐसे रिश्ते में थी जहाँ मेरा शोहर मेरी तरफ देखता था तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते थे। अभी तक मैंने उसे उसका हक नहीं दिया था,
اور اس کی مجھ سے محبت کی شادی بھی نہیں تھی اور دل میں کوئی احساس بھی نہیں تھا۔ وہ تو اسی لیے بیوی لے کر آیا تھا کیونکہ اکیلے نہیں رہنا چاہتا تھا۔ میری ماں جب بھی مجھ سے پوچھتی تھی کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو میں کہتی تھی اللہ کا کرم ہے۔ میں ان کو کچھ بتانا نہیں چاہتی تھی، یہی کہہ دیتی تھی کہ سب ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے جو پہلے احساس نہیں کیا تو اب کیا احساس کرتی۔ وہ تو شاید اپنا فرض سمجھ کر پوچھ رہی تھی۔ ان کی اپنی زندگی تو بہت اچھی تھی۔ میں سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر بہت زیادہ وقت گزارنے لگی، بار بار اپنے شوہر کی آئی ڈی کو دیکھتی تھی۔ اب میرے پاس اس کی آئی ڈی ہی رہ گئی تھی۔ میری ماں نے مجھے اس کی کوئی بھی نشانی اپنے پاس رکھنے نہیں دی تھی، سب کچھ واپس لے لیا تھا، یہاں تک کہ شادی کی انگوٹھی بھی میری انگلی سے نکال لی گئی تھی۔ میری ساس نے کہا تھا کہ یہ سب کچھ تم اپنے پاس رکھ سکتی ہو، پر میری ماں نے وہ ساری چیزیں مجھ سے لے لی۔ کپڑے، جوتے اور زیورات وغیرہ میری بہنوں کو دے دیے، لیکن جو چیزیں رضا سے متعلق تھیں وہ ساری چیزیں واپس کر دیں۔ سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ہی مجھے اپنے جیسی کچھ عورتیں بھی مل گئیں، ان سے بھی بات چیت چلتی رہتی تھی۔ وہ بھی کہتی تھی کہ یہ سب کچھ بہت مشکل ہے، ہم اپنے پہلے شوہر کو بھلا نہیں پائیں۔ کسی انسان سے کنیکشن جوڑنا بڑا آسان ہوتا ہے، لیکن جب جڑ جاتا ہے تو پھر اچانک سے سب کچھ ختم نہیں ہو سکتا۔ یہ بہت مشکل مراحل ہیں۔ آپ کے ماں باپ نے آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، لیکن اب جو انہوں نے کرنا تھا وہ کر چکے تھے۔ ایک دن میرے شوہر میرے لیے پھولوں کے گجرے لے کر آئے۔ میں سمجھ گئی تھی کہ ان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کیونکہ میری بھی تو پہلے شادی ہو چکی تھی۔ میں نے کہا کہ اس کی کیا ضرورت تھی، تو اس نے کہا کہ یہ تو شوہر بیویوں کے لیے لے کر آتے ہیں۔ وہ میرے ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے وہ گجرے پہنانے لگے، پھر میرے چہرے پر گرے بالوں کو اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا اور کہا کہ میں نے تمہیں پہلے دن بھی نہیں بتایا، لیکن تم بہت زیادہ خوبصورت ہو۔ آج ہماری شادی کو پورے 3 مہینے ہو گئے ہیں۔ تم نے مجھ سے تھوڑا سا وقت مانگا تھا اور میں نے پوری ایمانداری سے تمہیں وہ وقت دیا ہے، اب تو تم میرے پاس آ جاؤ۔ انہوں نے یہ بات بہت پیار سے کی تھی۔ ان کی شکل پہ لکھا تھا کہ وہ اتنے پیار سے بولنے والے مردوں میں سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی میرے ساتھ نرمی کا معاملہ کر رہے تھے، اور واقعی انہوں نے کچھ برا نہیں کیا تھا۔ 3 مہینے کا وقت انہوں نے دیا تھا تو پوری ایمانداری سے دیا تھا۔ ہم لوگوں نے 3 مہینے کمرے میں ایسے گزارے تھے جیسے ہم ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں ہیں، تھوڑی سی بھی خیانت نہیں ہوئی تھی۔ اب میرے شوہر کی بات بھی جائز تھی، لیکن میرے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ میرے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی تھی کہ اگر میں اپنے موجودہ شوہر کے پاس چلی گئی تو یہ رضا سے بے وفائی ہوگی، اور میں نے تو اپنی زندگی کی آخری سانس تک ان سے وفاداری کی قسم کھائی تھی۔ پھر میں یہ وفاداری قائم کیوں نہیں رکھتی؟ میں بے وفائی کیسے کر سکتی تھی؟ نہیں، میں ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ وہ میرے آس پاس موجود ہیں، مجھے دیکھ رہے ہیں، اور اگر میں نے ایسا کچھ کر دیا تو وہ مجھے باتیں کریں گے، میرے خواب میں آئیں گے، شاید مجھے ان کی آواز بھی آنے لگے کہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم تو میرے ساتھ جینے مرنے کے وعدے کر چکی تھی، پھر تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ اب میں بہانوں پہ آ گئی تھی، جھوٹ بولنے پہ آ گئی تھی۔ پہلے تو میرا عذر جائز تھا، لیکن اب میں نے جھوٹ بول دیا۔ میں نے کہا کہ میری طبیعت خراب ہے، میں آپ کی بات نہیں مان سکتی۔ میرا شوہر چپ ہو گیا، اسے بھی پتہ چل گیا کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ ظاہر ہے وہ بھی تو ایک مرد تھا، زمانے میں اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کو اس بارے میں زیادہ پتا تھا، اور اس کی بھی تو پہلے بیوی رہ چکی تھی۔ اب اسی طرح میں روز کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتی تھی، کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیتی تھی۔ کبھی کہتی کہ آج میں بہت تھک گئی ہوں، تو کبھی کہہ دیتی کہ ٹانگوں میں درد ہے، میں بہت تھک گئی۔ کبھی کہتی کہ میری طبیعت خراب ہے، اور کبھی کہتی کہ مجھے الٹی آ رہی ہے، میرے پیٹ میں گڑبڑ ہے۔ دنیا جہاں کے سارے بہانے میں نے اپنے شوہر کو سنا دیے۔ ایک دن تو میں نے سیدھا یہ کہہ دیا کہ مجھے نیند آئی ہے، اور میں سو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ مجھے جگانے لگا، اور میں سوچنے لگی کہ مجھے کیوں جگا رہا ہے، کہ اب یہ ان حرکتوں پہ اتر آیا ہے کہ یہ مجھے بار بار جگانے کی کوشش کر رہا ہے۔ لیکن میں نے آنکھیں نہیں کھولی۔ اس نے مجھے اتنی زور سے جھنجھوڑا کہ اگر میں سچ میں سو رہی ہوتی تو شاید جاگ جاتی۔ اس نے کہا کہ سچ کہتی ہے میری ماں
کہ जगाया तो उसको जा सकता है जो सो रहा हो। इसका मतलब कि वो समझ गया था कि मैं सो नहीं रही थी। अब वो मुझे धीमे धीमे लहजे में ताने देता, बातें सुनाता। वो कहता कि अगर इतनी तुमने किसी की याद में मजनू लैला वाली मोहब्बत की है तो फिर तुम्हें ये शादी नहीं करनी चाहिए थी। मैं कुछ बोलती नहीं थी, पर एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आ गया और मैंने कहा कि मैंने कौन सी शादी अपनी मर्जी से की है, आपको मेरे सर पर मुसल्लत किया गया है। बस ये लफ्ज बोलने की देर थी कि मेरे शोहर को बहुत गुस्सा आ गया और उसने भी बातें सुनानी शुरू कर दी कि मैं भी तुम्हें लव लेटर नहीं लिखता रहा। मेरी बूढ़ी माँ ने कहा था कि तेरा घर बस जाए तो मुझे सुकून आ जाए, और तुम्हारा रिश्ता तलाश कर लिया था। मुझे भी तुम पसंद नहीं थी, तुम वैसे भी किसी काम की नहीं हो, कौन सी हूर परी हो। ये तो तुम्हारा रिश्ता है, ये तो हमारा रिश्ता है, रिश्ते के कुछ तकाजे होते हैं। मैंने कहा कि अगर मैं कोई हूर परी नहीं हूँ और मैं आपको पसंद नहीं हूँ तो फिर क्यों मेरे पीछे पीछे फिरते हैं। अपने काम से काम रखा करें। अपने शोर से दूर भागने के लिए अब तो मैं बदतमीजी पर उतर आई थी कि बस मैं बदतमीजी करूं, लेकिन वो मुझसे दूर रहे। ये बोलने की देर थी कि मेरा शोहर मेरी तरफ ऐसे बढ़ा कि जैसे आज मुझे जान से मार डालेगा, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया और कमरे से बाहर चला गया। ऐसे लगा कि कोई मुसीबत आने वाली थी जो टल गई, लेकिन मैं बहुत डर गई थी। मैं कब तक इस घर में इस तरह रहती। एक दिन अपने घर गई और अपनी माँ के सामने फट पड़ी और कहा कि ऐसा रिश्ता है हमारा। मेरी माँ ने कहा कि तू बहुत बड़ी गलती कर रही है। अगर तू मुझे बता देती कि तूने पहले दिन से ऐसा किया तो मैं तब भी तुझे कहती कि तूने गलत किया, और आज 4 महीने हो गए हैं तूने ये रवैया रखा हुआ है। वो तुझे तलाक दे देगा। अगर तलाक हो गई तो फिर हम तेरी तीसरी शादी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेवा औरत को तो फिर भी मुआशरा रहम की निगाह से देखता है, लेकिन तलाक याफ्ता लड़की को लोग बदकिरदार और बुरा ही समझते हैं कि जिसको एक मर्द ने छोड़ दिया, अपने साथ रखने के काबिल नहीं समझा। इसका मतलब कि उस लड़की के अंदर ही कोई मसला है। ऐसे नहीं करो। मैंने अपनी माँ को हैरान होकर देखा। मेरी माँ की सारी तवज्जो सिर्फ इस बात पे थी कि अगर मैं वापस आ गई तो मेरी शादी कैसे करे या मेरा दोबारा रिश्ता नहीं होगा, मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा। मैंने उनको जाते जाते इतना कहा कि मैं आपकी अपनी बेटी तो हूँ ना माँ, या आपने मुझे कहीं से उठाया था। इससे पहले कि वो जवाब देती मैं दरवाजा बंद करके वहाँ से चली गई। अब मेरे पास वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं था। वापसी का रास्ता मेरे लिए बंद हो चुका था। मेरी सास भी मुझसे बददिल हो गई थी। वो भी कहती थी कि मेरे बेटे को खुश रखो और चाहे कुछ ना करो, हमें तुम्हारे काम की जरूरत नहीं है। हमने अपने बेटे की शादी इसलिए करवाई थी क्योंकि वो अकेला रहता था, परेशान रहता था, और तुम उसके साथ इस तरह का रवैया रख रही हो। तुम्हें क्या लगता है कि हम बड़े बूढ़े इस उम्र तक ऐसे ही आ जाते हैं? हमें सब पता होता है कि इस घर में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, जो कि होना चाहिए। अभी भी तुम्हें समझा रही हूँ। मेरा बेटा बहुत जज्बाती है। अगर उसने तुम्हें छोड़ दिया तो उसे तो शायद फिर भी कोई लड़की मिल जाए, लेकिन तुम्हारे लिए जिंदगी बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ये मुआशरा सिर्फ इसी चीज के लिए बना है। कोई लड़की है तो उसकी जल्दी जल्दी शादी करवा दो। बस लड़की की शादी करवा देने से काम खत्म हो जाता है। सारे मामलात शादी के आसपास ही क्यों घूमते हैं? मुझे रजा ख्वाब में भी तो नहीं आ रहे थे। मैं चाहती थी कि वो ख्वाब में आए, उनको कहूँ कि मैं आपके पास आ रही हूँ, मुझे इजाजत दें। मैं मरना चाहती थी, खुदकुशी करना चाहती थी। काफी दिन हो गए थे शफीक मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। मुझे लगा कि शायद वो हार मान गया है और अपने मामलात के हवाले से खामोश हो गया है, लेकिन वो अपने किसी दोस्त के मशवरों में आ गया था और उसके दोस्त ने उसे यही मशवरा दिया था कि तुम्हारी बीवी है, तुम पे हलाल है, तुम जो भी करो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोग होते हैं, किसी को महज एक छोटा सा मशवरा देकर उसकी सारी जिंदगी को बर्बाद करवा देते हैं, क्योंकि वो उस शख्स की साइड पर होते हैं जो उनका जानने वाला होता है, लेकिन दूसरी तरफ कौन है उसके बारे में उन्हें पता ही नहीं होता। हो सकता है कि दूसरी तरफ वाला शख्स मजलूम हो, लेकिन आप एक अजीब सा मशवरा देकर उसके सर पर एक मुसीबत तोड़ देते हैं। इसलिए किसी को मशवरा बहुत सोच समझकर और दोनों मामलात के बारे में सोचकर ही देना चाहिए। रात हुई तो शफीक ने कमरे में आकर दरवाजा बंद कर दिया।
مجھے لگا کہ ویسے ہی دروازہ بند کیا، لیکن تھوڑی دیر کے بعد دیکھا تو دروازہ لاک تھا، اور جب میں ان کے پاس گئی تو میں نے کہا کہ آپ نے دروازہ بند کیوں کیا؟ تو اس نے کہا کہ بہت برداشت کر لیے تمہارے ڈرامے، تمہیں لائن پہ لگانے کا ایک ہی طریقہ ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ اس حد تک چلے جائیں گے۔ میری زندگی اس دن بالکل ہی برباد ہو گئی تھی، اور یہ سب کچھ جس کے ہاتھوں ہوا تھا وہ تو میرا محرم تھا، میرا محافظ تھا۔ پھر اس نے میرے ساتھ یہ سب کیسے کر دیا؟ میری آنکھ کھلی تو میں ہسپتال میں تھی، میری ساس بھی شرمندہ سی کھڑی تھی، اور میرے ماں باپ بھی بہت فکر مند تھے، لیکن کسی نے بھی یہ نہیں کہا یہ کیا ہوا، کیوں ہوا، کیسے ہوا۔ بس میں ٹھیک ہو گئی تو مجھے واپس گھر چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی میں ایک انچاہے انسان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کی مرضی کے خلاف ایک دفعہ آپ پر ظلم کرتا ہے تو پھر وہ ساری زندگی آپ پر ظلم ہی کرتا ہے۔ جس دل کے دروازے کو وہ توڑ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے، کیا ایسے اسے اس دل میں عزت مل جائے گی؟ نہیں، ایسے شخص کے لیے میرے دل میں کوئی عزت نہیں ہے۔ ابھی بھی میرا دماغ میرے پہلے شور کی طرف ہی لگا ہوا ہے۔ اس نے کبھی میرے ساتھ اس طرح کا رویہ نہیں کیا تھا۔ اب تو میں اس کی طرف اور بھی زیادہ مائل ہو گئی ہوں۔ وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن وہ ہمارے رشتے میں میرے ساتھ ہے۔ وہ ہم دونوں میاں بیوی کے رشتے میں ایک تیسرا شخص ہے۔ وہی تیسرا شخص ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور میں ہمیشہ اس کے بارے میں سوچتی رہوں گی۔ میرے دل کو کبھی سکون نہیں آتا۔ اگر شفیق نے یہ حرکت نہیں کی ہوتی تو شاید میں ان کو معاف کر دیتی، اور شاید میں ایک نہ ایک دن ان کی طرف مائل ہو ہی جاتی، لیکن اب وہ میرے دل سے اتر چکے ہیں۔ آپ لوگ بتائیں، کیا میرا رویہ صحیح ہے یا غلط؟ کیا شفیق کو ایسا کرنا چاہیے تھا؟ کیا کسی کے درد کو بس اس کے ساتھ ہوا ایک حادثہ سمجھ کر اسے جلدی جلدی بھلانے کی کوشش کروانی چاہیے؟ کیا میرا حق نہیں تھا کہ مجھے تھوڑا سا وقت مل جاتا تاکہ میں اپنے آپ کو سنبھال لیتی؟ جب میں دوسری شادی کے لیے تیار ہوتی تو تب میری شادی کروا دی جاتی۔ یہ کیا کہ مجھے بوجھ سمجھ کر اتار دیا گیا، اور اب اس وقت میں خود کسی کے لیے بھی بوجھ بن گئی ہوں، اور ہمارا رشتہ بھی ہمارے لیے بوجھ ہے، اور میری ساری زندگی ایک بوجھ ہے۔ اور مجھے پتا ہے کہ میری جیسی اور بھی بہت سی عورتیں ہیں جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہمیشہ عورت کو ہی برداشت کیوں کرنا پڑتا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں جواب ضرور دیجیے گا۔